So hello friends, AG this side. So we are going to continue the rest of the chapter of this periodic properties and classification of elements. So हम ये वाला चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसका दूसरा पार्ट तो हम लोग डाल चुके थे, तो ये थर्ड पार्ट है और यही शायद आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के पहले तक हम लोग देख चुके थे, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार बोल देना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर से शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are numerous physical properties of elements such as melting and boiling points, heats of fusion and vaporization, energy of atomization, etc., which show periodic variations. However, we shall discuss the periodic trends with respect to atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. मतलब यहाँ पे मतलब बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन जो पीरियोडिक वेरिएशन शो करते हैं, लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। So you can very well imagine that finding the size of an atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. तो एक बॉल का रेडियस मापने से बहुत ज्यादा कठिन काम क्या है, एटम का साइज मेजर करना। तो डू यू नो व्हाई? फर्स्टली बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। वो कम से कम कितना में होता है, एक एंगस्ट्रॉम की यूनिट में होता है 1.2 10 raised to the power 1.2 into 10 raised to the power -10 मीटर्स, मतलब एंगस्ट्रॉम यूनिट में होता है ये, ठीक है। सेकेंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, मतलब कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे बाय विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड, मतलब कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है जिसमें हम लोग इंडिविजुअल एटम का साइज को मेजर कर सके। हाउएवर, एन एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन द कंबाइंड स्टेट। तो कोई कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक साइज हम मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मेजर कर सकते हैं हुबहू निकल जाएगा उसका, मतलब एकदम एक्चुअल वैल्यू निकलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो one practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between the two atoms when they are bonded together by a single bond in a covalent molecule, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। मतलब नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का अगर साइज मेजर करना हो तो कैसे मेजर कर सकते हैं, जब हम लोग उन दोनों एटम्स अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उस कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम का हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग बाय 2 कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस। For example, the bond distance in the chlorine molecule Cl2 में 198 पिकोमीटर आता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है, या बॉन्ड डिस्टेंस आप लोग कह सकते हैं। तो उसका अगर हाफ कर लेंगे तो 99 आएगा। तो ये हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ, ये एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन होता है। So for metals we define the term metallic radius, which is taken as half the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal. For example, the distance between two adjacent copper atom in a solid copper is 256, तो उसका आधा कर लेंगे तो 128 आ जाएगा। Okay. For simplicity in this book we use the term atomic radius to refer to both covalent और metallic radius. तो atomic और covalent और metallic radius दोनों को इस बुक में atomic radius के नाम से ही जाना गया, क्योंकि ताकि confusion ना हो बार बार करके हम लोग covalent एक बार metallic कैसे करेंगे, तो इससे confusion create हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस नाम से पुकारेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो ये याद रखना, ठीक है, मतलब ये याद रख सकते हैं आप लोग कि एक्सरे या अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, मेटल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग जो यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, उसका जो रेडियस होता है वो निकालते हैं, ठीक है। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन टेबल 3.6। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो 2 ट्रेंड्स आर ऑब्वियस। तो क्या क्या 2 ट्रेंड्स के बारे में ऑब्वियस बोला जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा है वी कैन एक्सप्लेन दीज ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। तो क्या क्या टर्म्स में, ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। सो द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड as illustrated in figure 3.4a. For the elements of the second period, it is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of electrons to the nucleus. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि it is मतलब
फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड क्या हो रहा है कि जितना हम लोग ये जा रहे हैं, मतलब अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, अक्रॉस अ पीरियड मतलब कितना नीचे से नीचे जा रहे हैं जितना, तो कितना हो रहा है साइज जनरली ये दिखा जा रहा है कि अक्रॉस अ पीरियड मतलब हम लोग जितना हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि साइज छोटा हो रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिए कि जितना हम लोग साइड में जा रहे हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जितना हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो 152, 111, 88, 77, 74, 66, 64, तो मतलब साइज छोटा होते जा रहा है। तो अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ये वाला रीजन, within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of electrons to the nucleus। मतलब अगर हम लोग सेम पीरियड का बात करें तो सेम पीरियड में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जा रहा है लेकिन एन का वैल्यू क्या हो रहा है, एन का वैल्यू तो सेम रह रहा है। एन का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि उसमें न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज धीरे धीरे छोटा होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है तो क्या होगा, चीज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें। विद इन अ फैमिली और अ वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, तो वो वाला में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद द एटॉमिक नंबर। तो ये क्यों होता है, इसमें तो एन ही बढ़ रहा है, मतलब इसमें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बढ़ रहा है अलोंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप एन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, एक एक शेल ऐड ऑन हो रहा है। तो अगर शेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, तो क्या होगा, साइज भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। This happens because inner energy are filled with electrons which serve to shield the outer electrons। इसमें क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी काम कर रहा है, मतलब जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो वो एक ढाल की तरह काम में आ रहा है, मतलब एक शील्ड की तरह काम में आता है। ठीक है, उसके बाद Consequently, the size of the atom increases as reflected in atomic radii। तो ये तो बता दिए। Note that the atomic radii of noble gases are not considered। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल गैस को हम लोग कंसीडर नहीं करते। बीइंग मोनोएटॉमिक, वो लोग क्योंकि मोनोएटॉमिक होता है तो उन लोग का हम लोग नॉन बॉन्डेड रेडियस नहीं निकाल पाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो वैंडरवाल रेडियस होता है। वैंडरवाल रेडियस का बात करते हैं हम लोग किसमें, नोबेल गैसेस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वाला देख लीजिए। अब अलोंग द ग्रुप भी एक बार देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए ये क्या है, लिथियम 152, फिर 186, फिर 231, फिर 244, फिर 262, मतलब क्या अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। तो रेडियस क्या हो रहा है, रेडियाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली देखिए फ्लोरीन फिर क्लोरीन, इसमें 64, 99, 114, 133, 140, मतलब क्या इसमें भी इंक्रीज हो रहा है जितना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ जो दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर अक्रॉस सेकंड पीरियड, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसमें देखा जा रहा है कि साइज डिक्रीज कर रहा है अलोंग अक्रॉस अ पीरियड। सो अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशन of atomic radius with atomic number for alkali metals and halogen। तो यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है कि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें भी साइज बढ़ रहा है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आयनिक रेडियस के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आयनिक रेडियस किसको बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन व्हेयरएज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू एन आयन। मतलब अगर कोई एक एटम, सपोज हम लोग ए मान लेते हैं उस एटम को, वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उसमें प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन। और अगर इसी में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनायन। ठीक है, ओके नाइस। अब द आयनिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायंस एंड आयंस इन आयनिक क्रिस्टल्स। इन जनरल द आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियस। A cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same। मतलब यहाँ पे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें कम होता है। तो क्या होता है कि बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, तो क्या होता है अल्टीमेटली इसको मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो इसमें क्या हो जाता है, उसको खींच लेता है, तो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द चार्ज।
तो सॉरी चार्ज मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है वो ज्यादा मतलब उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा रह जाता है पैरेंट एटम से, ठीक है। रिपल्शन के कारण क्या, रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर रिपल्शन के कारण वो थोड़ा सा फैल जाता है, दूर चले जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो फॉर एग्जांपल द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 136 whereas दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज 64, मतलब सोच सकते हैं आप लोग कि ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186, यहाँ पे सोडियम प्लस का अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम प्लस का कितना आता है, सोडियम प्लस का 95, मतलब ये भी आधा जैसा ही हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये ऐसा टाइप का रह गया, ठीक है। व्हेन वी फाइंड सम एटम्स एंड आयंस व्हिच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल देम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहता है तो हम लोग उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल O2- F- Na plus Mg2 plus have the same number of electron 10, तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगर दोनों का अगर मतलब इसका अगर आप देखते हैं कि हाँ ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इसका अगर आपको एटॉमिक रेडियस के मतलब अनुसार अगर सजाने के लिए बोले कि ऑर्डर सजाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, एनायन जो है जिसमें चार्ज ज्यादा है उसको सबसे बड़ा रखेंगे, मतलब यहाँ पे O2- जो है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर किसका होगा, फिर होगा यहाँ पे F- का, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा जिसका प्लस चार्ज में कम है Na+ का, ठीक है, और फिर किसका होगा, फिर होगा Mg2+ का, क्योंकि इसमें प्लस में सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देयर रेडियस वुड बी डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ देयर न्यूक्लियर चार्जेस, द कैटायंस विद द ग्रेटर पॉजिटिव विल हैव द स्मॉलर रेडियस, तो मैंने जो बताया वही है इसमें लिखा हुआ और पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है कि ओके तो इन दिस केस द नेट रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपैंड इन साइज, मतलब साइज में बड़ा होगा जो एनायन है वो वाला, ठीक है। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, यहाँ पे Mg2+, Al3+, तो आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें कि Mg इसमें Mg2+ और Mg में कौन सा ज्यादा होगा, बड़ा, ये अगर हम लोगों को पूछते हैं तो इसमें लार्जेस्ट स्पीशीज जो होगा वो होगा Mg, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से ऐसे भी बड़ा ही होता है। और जो कैटायन में आएगा, कैटायन में सबसे छोटा है कौन सा है, Al3+, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन कौन सा होगा, Al3+, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, Mg वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में अब आ जाते हैं, जो थर्ड वाला जो ये है ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड। तो a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, isolated gaseous atom और ground state, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Remove an electron. In other words, the first ionization enthalpy for element X is the enthalpy change for the reaction this. तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगता है गैसियस एटम में, गैसियस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगता है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर दूसरा भी निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर मोल में, और वी कैन डिफाइन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी एक कैटायन स्पीशीज से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो ऐसे में ही यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा कि ऑटोमेटिक जो चार्ज स्पीशीज है उस चार्ज स्पीशीज से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है क्या दिया हुआ, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर कोई पूछता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या अगर एंडोथर्मिक है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ जरूर एंडोथर्मिक ही है, क्योंकि इसमें हीट देना ही पड़ेगा, हमेशा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक to remove electrons from an atom and hence ionization enthalpies are always positive, मतलब डेल्टा H इसका जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है कि अगर कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई रिएक्शन दे दे और आप लोग को पूछे कि डेल्टा H का क्या वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा G क्या होगा, तो ये ऐसे फलाना ढिमकाना पूछ सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। The second ionization enthalpy बता दिए कि हायर होता है फर्स्ट वाला से, because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion, तो ये तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं the first ionization enthalpy of element being plotted up to 60, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला फर्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है कि first ionization enthalpy of elements of the second period as
फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक के नंबर के अनुसार ये सजाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं बी फिगर जो है, इसमें क्या हुआ है कि डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल एज अ फंक्शन ऑफ जेड। तो ये वाला हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे 60 एटॉमिक नंबर तक दिया हुआ है। तो वी नोटिस क्या, टू ट्रेंड्स दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो डाउन अक्रॉस अ पीरियड। तो अक्रॉस अ पीरियड अगर हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जनरली इंक्रीज करता है। मतलब अगर हम लोग इधर जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? और अच्छा, और एक भी देख लेते हैं कि डिक्रीज एज वी डिसेंड द ग्रुप, मतलब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग इस एरो के साथ इसको याद रख सकते हैं, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। तो दिस ट्रेंड्स आर इलस्ट्रेटेड, ये सब ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? सो रेस्पेक्टिवली फॉर द एटम्स ऑफ सेकंड यू विल अप्रिशिएट दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज। टू अंडरस्टैंड दीस ट्रेंड्स वी हैव टू कंसीडर टू फैक्टर्स। तो दो फैक्टर हम लोग को याद रखना है, मतलब देखना है। फर्स्ट है कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो सेकंड है वो है द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब फर्स्ट फैक्टर तो है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और सेकंड जो फैक्टर है वो है द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। The effective nuclear charge experienced by a valence electron in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of shielding or screening effect of the valence electron। तो valence electron का जो shielding या screening effect होता है उसके लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मतलब effective nuclear charge जो फील करेगा वो कम होगा actual nuclear charge से। So by intervening of the core electron, for example, the 2s electron in the lithium is shielded from the nucleus by the inner core of 1s electron. As a result, the valence electron experience a net positive charge which is less than the actual charge of +3। तो +3 से क्या होगा, actual plus charge उससे कम होगा +3 से। In general, shielding is effective when the orbitals in the inner shell are completely filled। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि shielding effect कब लगा सकते हैं, जब जो inner orbital है वो सारे फील्ड है, ठीक है। दिस सिचुएशन अकर इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स व्हिच हैव सिंगल आउटरमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन प्रेसिडेड बाय नोबल गैस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन अक्रॉस द सेकंड पीरियड, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक आर एडेड टू ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपेंसेट फॉर द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। Thus across a period increasing nuclear charge outweighs the shielding। मतलब across a period जब हम लोग देखते हैं तब increasing nuclear charge outweighs shielding, मतलब shielding से ज्यादा हो जाता है इस फैक्टर को। तो क्यों, मतलब ये चीज हम लोग को समझना है कि shielding इफेक्ट अगर हम लोग का काम करेगा तो क्या होगा, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस के साथ वो कम होगा। मतलब सपोज ये अगर न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के साथ हम लोग जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो कम होगा इसके साथ, अंदर के वाले के न्यूक्लियस के साथ, तो उसको हम लोग आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन अगर उसमें शील्डिंग इफेक्ट नहीं काम करेगा, उसमें अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो मतलब ज्यादातर इसको खींच के रखेगा, तो इसमें क्या होगा, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा देना पड़ेगा। सो कंसीक्वेंटली द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, अब क्या होता है, अब शेल इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे जाता है तो n बढ़ता है, तो n बढ़ता है तो शेल इंक्रीज करता है, तो शेल इंक्रीज करे देयर इज एन इंक्रीज शील्डिंग हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, इन दिस केस शील्डिंग आउटवे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या होता है, शील्डिंग जो है वो आउटवे कर जाता है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को, और फाइनली क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो इसमें इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी लेस हो जाता है। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग फिगर 3.6 से, यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। बोरॉन का जो होता है वो बेरिलियम से स्लाइटली लेस होता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे दो एनोमली है इस और इस नेक्स्ट पैराग्राफ में ये हम लोग देख लेते हैं। इवन दो द फॉर्मर हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, व्हेन वी कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड s इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन अ p इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें जो s इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होगा, बोरॉन का 5 रहता है, तो मतलब 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 1, और जो ये रहेगा बेरिलियम का रहेगा, बेरिलियम में क्या रहेगा 1s2 2s2। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो s से जाएगा और यहां से p से जाएगा, तो s से ज्यादा निकालना आसान है एज सॉरी s से निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू p से निकालना, क्योंकि p का जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर में रहता है, लेकिन जो s है उसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत स्ट्रांग बैठता है, ठीक है। सो s इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन p इलेक्ट्रॉन। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द आयनाइजेशन इज एन s इलेक्ट्रॉन, व्हेयरएज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन इन अ p इज अ p इलेक्ट्रॉन। सो इसमें क्या हो जाता है, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s टू द
न्यूक्लियस इज मोर। तो यही मैंने कहा कि पेनिट्रेशन पावर जो है वो 2s का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2p का। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जो 2p का इलेक्ट्रॉन को निकालना ये इजी होता है, इजी इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होता है बोरॉन का एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो ये हो गया। फिर देयरफॉर इट इज इजियर टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन। फिर दस बोरॉन हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। अनदर एनोमली जो है वो क्या है, इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसमें भी क्या होता है, दिस अराइजेस बिकॉज इन नाइट्रोजन एटम 3 2p इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द इलेक्ट्रॉनिक आउटर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये वाला भी एक बार देख लेते हैं, इसका क्या होता है। नाइट्रोजन का जो रहता है, नाइट्रोजन का 7 रहता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3। और ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है। तो 8 में क्या होता है 1s2 2s2 2p4। तो ये क्या हो जाता है, जो 2p3 है उसमें, उसके मतलब क्या हो जाता है 2p3 मतलब यहाँ पे जो ये है 1 2 3 हंट रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे फिलअप होगा। और ऑक्सीजन को जो रहेगा लास्ट वाला उसमें एक पेयरिंग हो जाएगा। तो ये वाला जो है हाफ फील्ड आपको पता है कि स्टेबल होता है, और जो हाफ फील्ड नहीं है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालना ही आसान है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। सो ये तो समझ में आ गया। सो द सेम 2p रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, consequently it is easier to remove the fourth 2p electron from oxygen than it is to remove one of the 3 2p electrons from nitrogen. So ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम 3.6, the first ionization enthalpy values of the third period elements Na, Mg and Si are respectively 496, 737, 786 kilojoule per mole. Predict whether the first delta Hi value for aluminum will be more close to 575 or 760. So it will be more close to 575. क्यों? क्योंकि the value of aluminum should be lower than that of magnesium. एल्यूमिनियम का जो वैल्यू होगा वो मैग्नीशियम से लोअर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय 3s इलेक्ट्रॉन्स। 3s इलेक्ट्रॉन जो है उसका शील्डिंग कौन कर रहा है, सॉरी 3s इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 3p इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग सॉरी 3s इलेक्ट्रॉन, माय मिस्टेक, 3s इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसका जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग देखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो x प्लस इलेक्ट्रॉन x माइनस हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मतलब ये आइदर एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। सो फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब कुछ एटम में ये नेगेटिव हो सकता है। और ग्रुप 17 एलिमेंट के लिए क्या होता है, वेरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना ज्यादा हो जाता है, बिकॉज़ दे अटेन स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन। अब उसमें जोर जबरदस्ती अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। सो ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेस हैव क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस large positive electron gain enthalpy because the electron has to enter the next higher principal quantum level, मतलब दूसरा वाला जो है उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे थे हम, it may be noted that electron gain enthalpies have large negative values towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases। तो the variation in electron gain enthalpy of the element is less systematic, उतना ज्यादा सिस्टमेटिक होता नहीं है than for ionization। तो ये वाला हम लोग देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये चीज हम बता दे रहे हैं कि फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, एस्टाटीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 328 है, लेकिन क्लोरीन का 349 है, उसके बाद से कम है। मतलब यहाँ पे जो अगर लिखा रहेगा कि डेल्टा ईजी ऑफ क्या फ्लोरीन का जो रहेगा वो क्या होगा, इसका जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव में बोले तो नेगेटिव में इसका कम होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, मतलब इसका जो है इसका लेस एक्सोथर्मिक होगा, तो इसका जो होगा लेस एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए देख सकते हैं 141 है, वो तो सारे से कम है, सारे से कम है, मतलब ये जो है सारे लेस, मतलब इससे ज्यादा नेगेटिव है। तो एज अ जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड, मतलब अक्रॉस अ पीरियड अगर हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगा, लेस, वो सॉरी मोर नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा। The effective nuclear charge increases from left to right across a period and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। मतलब यहाँ पे
अगर छोटा साइज होते रहेगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस है वो सामने है, तो न्यूक्लियस सामने है तो उसका अट्रैक्शन पावर रहेगा, तो उसके लिए वो पकड़ लेगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए छोटा जितना होगा उससे आसान ही पड़ेगा। सो वी शुड आल्सो expect that electron gain enthalpy to become less negative as we go down the group because the size of एटम इंक्रीजेस एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसमें भी वही होता है कि अगर नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, दूर दूर में ऐड होगा, मतलब शेल तो ज्यादा बड़े हैं, दूर है न्यूक्लियस से, तो इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब वो ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉरी ज्यादा एनर्जी वो लगेगा, मतलब लेस नेगेटिव होगा, ठीक है। So this is generally the case. However, electron gain enthalpy of oxygen or fluorine is less negative than that of the succeeding element. क्यों? This is because when an electron is added to oxygen or fluorine को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो n is equals to 2 क्वांटम लेवल में जाता है, जिसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिपल्शन होता है from the other electrons. So for the n is equals to 3 quantum level S or Cl, the added electron occupies a larger region of space and the electron repulsion is much less. मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो मैंने पहले बताया कि इसमें जो एनोमली है ये क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होता है, n is equals to 2 में घुस रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि which of the following will have the most negative electron gain enthalpy, which are the least? तो P, S, Cl and F. So electron gain enthalpy generally becomes more negative across a period as we move from left to right. Within a group, electron gain enthalpy becomes less negative down the group. So however, adding an electron to the 2p orbital leads to greater repulsion than adding an electron to the larger 3p orbital. Hence, element with most negative electron gain enthalpy is chlorine. तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया है बहुत बार कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। द वन विद द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फास्फोरस, ठीक है, मतलब इसमें फास्फोरस है, बाकी में हो सकता है, लेकिन इसमें क्लोरीन में हमेशा 349 इज द मोस्ट नेगेटिव, ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में भी देख लेते हैं। क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हाउएवर अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स of electronegativity of elements visualized in Pauling scale, Mulliken-Jeff scale, Alred-Rochow scale have been developed. So the one with which is the most widely used is Pauling scale. तो Pauling scale को सबसे ज्यादा मानते हैं हम लोग। तो लिनस पाउलिंग, an American scientist, क्या किए थे 1922 में असाइन किए थे arbitrary value of 4 to fluorine, और उसके हिसाब से बाकी को नंबरिंग कर दिए थे। ये समझ में आ गया। approximate values for the electronegativity of a few elements are given in table 3.8. The electronegativity of any given element is not constant. It varies depending on the elements to which it is bound. Though it is not a measurable quantity, it does not provide a means of predicting the nature of force that holds a pair of atoms together, a relationship that you will explore later. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला जा रहा है कि ऑफ एनी गिवन एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड, मतलब जिसके साथ वो बाउंड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। दो इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट डज प्रोवाइड अ मींस ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स, तो नेचर ऑफ फोर्स को बताता है ये, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, मतलब जितना हम लोग पीरियड में जाते हैं तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो लिथियम से अगर फ्लोरीन में जाएंगे तो फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू लिथियम, एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हाउ कैन दिस एक्सप्लेन, कैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस व्हिच इज ओके। सो यहां पे द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर, that is a valence electron and the nucleus increases as the atomic radius decrease, मतलब जो एटॉमिक रेडियस अगर कम होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता है, मतलब उसके अंदर जो मतलब यस अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज हो जाता है इसी के कारण। ऑन द सेम अकाउंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, मतलब जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो क्या होता है, फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, कैन यू नाउ विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी ज्यादा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। ये वाला जो टेबल है ये आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब ये रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है कि एक बार आप लोग समझ ले कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऐसे बढ़ता है, नॉन मेटालिक ट्रेंड ऐसे बढ़ता है, मेटालिक ट्रेंड ऐसे बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस ऐसे बढ़ता है, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है वो उतना खास नहीं है, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर और फास्फोरस और क्लोरीन, इस सारा को आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत काम में आएंगे जब आप लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिर इधर भी दिया हुआ है वैल्यूज, तो ये सारे ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इन एलिमेंट। इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटालिक प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम होगा। Thus, the increase in electronegativities across a period is accompanied by increase in a non-metallic property or decrease in metallic properties of the element. Similarly, the decrease in electronegativity does down a group is accompanied by a decrease in the non-metallic properties or increase in metallic properties of the elements. तो ये सारे कुछ समराइज दिया हुआ है उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स in chemical properties of elements which has diagonal relationship, inert pair effect, effects of lengthened contraction, etc., will be dealt with along the discussion of each group in later units. So in this section we shall study the periodicity of valence states shown by elements and the anomalous properties of the second period elements from lithium to fluorine. So periodicity of valence or oxidation state, इसमें क्या दिया हुआ है कि valence is the most characteristic property of element and can be understood in terms of their electronic configuration. ठीक है, the valence of representative element is usually though not necessarily equal to the number of electrons in the outermost orbital and or equal to 8 minus the number of outermost electrons as shown below। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर जो outermost इलेक्ट्रॉन है उसमें से मतलब जो वैलेंस है, वैलेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक क्या होता है, एक वैलेंस होता है जो हर ग्रुप के लिए होता है जिसे हम लोग ग्रुप वैलेंसी कहते हैं, और उसके साथ और एक होता है जो 8 माइनस करके हम लोग निकालते हैं। तो वो चीज भी हम लोग को पता है कि 8 माइनस करके अगर निकालेंगे, सपोज अगर ग्रुप 15 हुआ तो ग्रुप 15 में क्या क्या होता है, उसका +5 तो हो ही सकता है, उसके साथ उसका क्या हो सकता है, उसके साथ उसका +3 भी हो सकता है, और उसके साथ उसका क्या हो सकता है, हाँ +3 हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो ये सब हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक चीज, nowadays the term of oxidation state is frequently used for valence. Consider the two oxygen atom compounds OF2 and Na2O. तो इसमें क्या है, the order of electronegativity of the three elements involved in this is F, O and Na. तो इसमें F का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर ऑक्सीजन का, फिर सोडियम का। Each of atoms of fluorine with outer electronic configuration 2s to 2p5 shares one electron with oxygen in the OF2 molecule, being the highest electronegative element. Fluorine is given always -1. ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या मिलता है, सो सिंस देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या हो जाता है +2, तो ये ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी कंपाउंड है। Na2O में क्या हो रहा है, Na2O में ऑक्सीजन being more electronegative accepts 2 electrons, one from each of the 2 sodium atoms and thus show -2. On the other hand, sodium with electronic configuration 3s1 loses 1 electron to oxygen and is given oxidation state +1. Thus, the oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegative considerations from other atoms in the molecule. तो ये समझ में हम लोग को आ गया कि +1 कब होगा, -2, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का -2 और एक +2 वाला कंपाउंड है। अगर एग्जांपल में आया, एग्जाम में आया कि कोई +2 वाला कंपाउंड का मतलब ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड का एग्जांपल बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, OF2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब प्रॉब्लम 3.8 देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, एल्युमिनियम एंड सल्फर। सिलिकॉन इज ग्रुप 14 एलिमेंट, तो इसका वैलेंसी 4 होगा, और ब्रोमीन जो है वो हेलोजन है तो उसका वैलेंसी 1 होगा। तो वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव मत बोलिएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होगा वो क्या आएगा, SiBr4। ठीक है, सिमिलरली एल्युमिनियम का +3 होगा, मतलब 3 ही होगा, प्लस क्या 3 ही होगा। तो सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 एलिमेंट, तो इसका क्या होगा, +2 होगा, तो Al2S3। So some periodic trends observed in the valence of elements, hydrides and oxides are shown in table 3.9. Other such properties trends which occurs in the chemical behavior of the elements are discussed elsewhere in this book. तो ठीक है, तो ये जो टेबल है ये उतना मतलब क्लासिफाइड टेबल नहीं है, तो इसको हम लोग पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोग को दिया हुआ है बहुत अच्छे से 13 से 18 तक, और 1 और 2 का तो आपको पता ही है 1 2 ही होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड क्या क्या, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सारे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं, देयर आर मेनी एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट वेरिएबल बैलेंस, दिस इज पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एक्टिनोइड्स व्हिच वी कैन स्टडी लेटर। तो एक बार हम बता देते हैं कि ये सारे ग्रुप्स मतलब टेबल्स जो है ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये हम लोग पी ब्लॉक में अलग से कवर करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग को पता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इस चीज को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। Anomalous properties of second period elements. The first elements of each of group 1 lithium and group 2 beryllium and group 13 to 17 boron to fluorine differs in many respects from the other members of the respective group. For example, lithium unlike other alkali metals and beryllium unlike other alkaline earth metals form compounds with pronounced covalent character. तो उन लोगों का क्या होता है, covalent character ज्यादा होता है। The other members of these groups predominantly form ionic compounds, ठीक है। तो अदर मेंबर जो इसी ग्रुप में है उन लोगों को ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे जब हम लोग पी ब्लॉक का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। वहां पे बोरॉन एल्यूमिनियम में क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। So what is the reason for the different types of chemical behavior of the first member of the group in the S and P compared to that of the subsequent member in the same group? The anomalous behavior is attributed to the small size. तो जो छोटा साइज होता है फर्स्ट जो मेंबर है उसका जो छोटा साइज है, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी कहते हैं, फिर उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा कुछ क्या हो जाता है, रीजन हो जाता है जिसके कारण उसका थोड़ा एनोमलस बिहेवियर शो होता है फर्स्ट एलिमेंट का एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। जैसे कि हम एक बार एग्जांपल बता रहे हैं कि बोरॉन का जो मतलब प्रॉपर्टीज है वो कुछ हद तक बाकी जो एल्यूमिनियम, गैलियम इसके अकॉर्डिंग इससे मतलब जो ग्रुप है बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उससे थोड़ा सा एनोमलस है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को रीजन क्या अगर पूछता है तो स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। In addition, the first member of group has only 4 valence electron, तो 2s and 2p available for bonding, whereas हाँ उसमें क्या हो जाता है, उसमें पूरा वैलेंसी भी फुलफिल नहीं, मतलब उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता है, तो वो भी एक रीजन हो जाता है। whereas the second member has 9 वैलेंसी, तो ये वाला वेकेंट ऑर्बिटल का एक कंसेप्ट आ जाता है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी भी उसका कम हो जाता है। जैसे कि बोरॉन का Bf4 माइनस होता है, जहां उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एल्यूमिनियम का देखें तो AlF6 माइनस हो जाता है, तो उसका क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो होता है, मतलब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसीलिए वो अपना मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फर्दरमोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर है पी ब्लॉक के, वो सारे पी पाई बॉन्डिंग बनाने में ज्यादा माहिर है। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये ज्यादातर फॉर्म होता है। लेकिन जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है उसमें क्या हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो ये सारे कुछ ज्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्म होते हैं। अब कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप में ज्यादातर वहां पे डी पाई बी पाई ऐसा कुछ फॉर्म होता है, तो वो हम लोग पी ब्लॉक में अच्छे से देखेंगे। उसमें नाइट्रोजन फैमिली जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के एक मतलब पैराग्राफ है अच्छे से, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया है ऑलरेडी, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन Al Cl H2O होल 5 2 प्लस सेम, तो ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, ये देख लीजिए एक बार। नो, ये आंसर है क्या, नो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है इसमें, लेकिन द कोवैलेंसी इज +6। तो कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दे कि क्लोरीन का यहाँ पे -1 है, हाइड्रोजन का वाटर का तो 0 रहता है, तो ये -1 और टोटल ओवरऑल +2, मतलब एल्यूमिनियम का +3 आ जाएगा, ठीक है। और जो कोवैलेंसी वो कितना है कि 5 और 1 6, मतलब कितना 7 बॉन्ड बनाया है, 5 और 1 6 क्लोरीन 1, तो ये टोटल 6, तो कोवैलेंसी इज 6, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब इसके बाद क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वैलेंसी। So we now know that the periodicity is related to electronic configuration, मतलब periodicity जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेटेड है। That is, all chemical and physical properties are a manifestation of the electronic configuration of the elements. We shall now try to explore relationship between these fundamental properties of elements with their chemical reactivity, मतलब chemical reactivity के साथ उसका जो मतलब रिलेशनशिप है वो हम लोग एस्टैब्लिश करने का सोच रहे हैं, ठीक है।
तो देखते हैं उसको भी। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया एज वी नो जनरली डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज अ कंसीक्वेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज विद सम एक्सेप्शन एज आउटलाइन इन सेक्शन 3.7.1। तो हम लोग बता दिए थे कुछ एक्सेप्शंस जो थे, तो वो सारे को छोड़ के क्या बोल रहे हैं कि एज अ कंसीक्वेंस वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड। सो इन अदर वर्ड्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द लेफ्ट एलिमेंट इज द पीरियड इज द लीस्ट एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट नेगेटिव। नोट, नोबेल गैस having completely filled cell have positive electron gain enthalpy। तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि नोबेल गैस का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होता है। This result into high chemical reactivity at the two extreme and the lowest in the center. Thus, the maximum chemical reactivity at the extreme left among the alkyl metal is exhibited by the loss of an electron, leading to the formation of a cation। मतलब जो maximum chemical reactivity होता है क्या लेफ्ट और राइट दोनों में से होता है, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट है, जो एक्सट्रीमिटीज है उनमें ज्यादातर मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी शो होता है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन। और जो एक्सट्रीम राइट में रहता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, एनायन। दिस प्रॉपर्टी related to the reducing and oxidizing behavior of the elements which you will learn later। so हम लोग उसको भी बाद में देखेंगे, ठीक है। however it can be directly related to the metallic and non metallic character of elements, ठीक है। metallic and non metallic characters के साथ हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। the metallic character of an element which is highest at the extremely left decrease and the non metallic character increase while moving from left to right। मतलब जो metallic character वो इस साइड में ज्यादा होता है और non metallic character इस साइड में ज्यादा होता है, ठीक है। और बीच में metallic character भी आता है, ठीक है। Here we shall consider the reaction of the elements with oxygen family. Elements on the two extremes of the period easily combine with oxygen to form oxide. The normal oxide formed of the elements on the extreme left is the most basic, Na2O, whereas the formed by the element extreme right is Cl2O7 जो most acidic होता है, ठीक है। Oxides of elements in the centers are amphoteric जैसे Al2O3, As2O3 etc, ठीक है। और न्यूट्रल भी होते हैं कोई कोई, जैसे हम लोग ये याद रखना है कि ये तीन सिर्फ न्यूट्रल है हम लोग का सिलेबस में, CO, NO एंड N2O, ये तीनों हम लोग को न्यूट्रल में याद रखने। तो यहाँ से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। Amphoteric oxide behave as acidic with bases and as a base with acid, whereas neutral oxides have no acidic and basic property। मतलब एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है, एम्फोटेरिक एसिड के साथ बेस के जैसे बिहेवियर करते हैं और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेवियर करते हैं। और न्यूट्रल क्या करते हैं, न्यूट्रल किसी के साथ भी कुछ भी बिहेवियर नहीं शो करते हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो ये हम लोग को शो करने के लिए बोला गया है। तो Na2O है जो विद वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रांग बेस whereas Cl2O7 forms strong acid। Na2O plus water gives 2NaOH, Cl2O7 plus water gives 2HClO4। Their basic or acidic nature can be quantitatively tested with litmus paper, ठीक है। So among transition metals 3D series, the change in atomic radius is much smaller as compared to those of representative elements across the period। representative elements किसको कहा जाता है, S and P block elements को representative elements कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स का जो है द चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू दोस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मतलब ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लोग आ जाते हैं तब उसका जो एटॉमिक रेडियस में जो चेंज है वो बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब एस और पी ब्लॉक के कंपैरेटिव में, ठीक है। द चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज स्टिल स्मॉलर अमंग इनर ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब उससे भी कम किसमें है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स में है। The ionization enthalpies are intermediate between those of S and P। एस एंड पी के मिडिल में आता है, मतलब उसके बीच में लाई करते हैं। एज अ कंसीक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल, मतलब वो लोग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल से, ठीक है। इन अ ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर जनरली रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड अ रेगुलर डिक्रीज विद एक्सेप्शन इन सम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एज शोन इन द सेक्शन 3.7.1। इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी in the case of main group elements, thus the metallic character increases down the group and the non-metallic character decreases। This trend can be related with their reducing and oxidizing property। मतलब ये जो ट्रेंड है वो किसके साथ रिलेट किया जा सकता है, उन लोगों का reducing and oxidizing properties के साथ रिलेट किया जा सकता है, which you will learn later। तो ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। This can be explained in terms of atomic size and ionization enthalpy। ये भी किसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिलेट कर सकते हैं, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पीज के अकॉर्डिंगली रिलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म
होता है, तो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस है ये बनाने में मुझे बहुत सारे मेहनत लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी को एक बार खुद से पढ़ना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, आपके साथ पढ़ के हर लाइन को एक्सप्लेन करना, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है। तो इसीलिए मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, जरूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा व्यूअर्स होगा उतना मेरा चैनल का ग्रोथ होगा और उतना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और उतना मुझे ज्यादा विल पावर आएगा कि एक और अच्छा सीरीज या कोई अच्छा सा मतलब और वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज हेल्प एंड सपोर्ट मी इन दिस पर्टिकुलर वेंचर। सो आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो बी motivated and study with me. Okay, so thank you.